चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट महारथी में हमारे मेहमान हैं राजेश कोठारी, अल्फा एक्यूरेट पीएमएस के। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इस पीएमएस का। राजेश, शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। आपके 14 ईयर्स हो रहे हैं आपकी की स्कीम के। बहुत बढ़िया कंपाउंडिंग की है आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। 14 ईयर्स। प्रियंका, करीब 20-22%। कितना राजेश जी, कितना कंपाउंडिंग किया आपने इस 14 सालों में? I think 18.5%। 19% इंडस्ट्री एवरेज से भी ऊपर। बहुत शानदार। और वो भी रिस्क एडजस्टेड है ये। अच्छा, तो राजेश जी का स्टाइल क्या है कि अच्छे स्टॉक लेने का, क्वालिटी के नीचे जाते ही नहीं है क्वालिटी कर्व में, ताकि आपको रिस्क ना लेना पड़े और फिर माल कमाते मैं हैं। इनका टॉप पोर्टफोलियो में देख रही थी कि सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स है जिनमें बड़ा रिटर्न मिला है। बिल्कुल। तो राजेश जी ये बताइए कि अभी आपका बाजार पे व्यू क्या बन रहा है? पिछले एक हफ्ते में काफी बदलाव आए हैं बाजार में। क्रूड ऑयल धराशायी हो गया, यूएस बॉन्ड यील्ड्स घट रही हैं, रेट कट की टॉक अगले साल के मिड में आ गई है, यूएस के लिए भी हमारे लिए भी। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े भयंकर बदलाव हो रहे हैं। अब तो लोग कंटिन्यूटी मान के चल रहे हैं। ऐसे में आप क्या व्यू ले रहे हैं बाजार का? So प्रथम तो आपको खूब thank you very much to you and your entire team and all the viewers. It is because of investors' faith in us that's where we are today. Is because of them. मार्केट स्पेसिफिक अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है सबको पता है, लेकिन क्या ना पसंद है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो पसंद नहीं है वो है अनसर्टेनिटी। इक्विटी मार्केट को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, वो पसंद नहीं है। और जब ये अनसर्टेनिटी चालू हो जाती है तभी आपके वैल्यूएशन भी डीरेटिंग हो जाते हैं, तभी लोग समय की भी राह देखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का डिले चालू हो जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्टेट इलेक्शन आउटकम देयर आर ह्यूज मनी, ग्लोबल एफआई मनी इन्वेस्टर्स, बताइए आप, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिसेस। अगर आप मुझे पूछे तो हमारी बहुत फैमिली ऑफिस से बात होती रहती है। देयर लॉट ऑफ मनी विच आर सिटिंग ऑन फैंस। वो राह देख रहे थे कि क्या हो सकता है। एंड इट इज ओके टू वेट। 5% ऊपर लेने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर आप 20% डाउनसाइड बचा देते हो तो आपको थोड़ी कॉस्ट ऑफ सर्टेनिटी बेयर करनी पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शन आउटकम नेक्स्ट 5 से 6 साल का जो टाइम फ्रेम हमें मिल गया है, विद ए फुल ट्रांसपेरेंसी, आई वुड से विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबल पॉलिटिकल रिजीम, ये दूसरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। और ये पॉलिटिकल रिजीम जो है वो विकास की तरफ है, और ये पॉलिटिकल रिजीम का जो विकास की जो स्पीड है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक है स्टेबिलिटी, एक है ग्रोथ, फोकस ऑन ग्रोथ, और तीसरी इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ ग्रोथ। ये तीनों जब भी एक दिशा में आ जाते हैं तो एक माला बन जाती है, और जब ये माला बन जाती है तो अर्निंग्स ग्रोथ की क्लैरिटी मिल जाती है और पीई वैल्यूएशन जो होता है वो सस्टेन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आगे के 1-2 साल नहीं, अभी 5 साल की बात करनी पड़ेगी, 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा पैसा इंडिया में बन सकता है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर हो चाहे इंडियन इन्वेस्टर हो। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, ग्लोबल कमोडिटीज, दिस वाज द बिगेस्ट विलन फॉर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन डिस्पाइट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, काफी सारे रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कमोडिटी प्राइसेस आर एट वेरी वेरी सबड्यूड लेवल। तो ये बहुत ही अच्छा एक मैक्रो पिक्चर बन रहा है। चाइना थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो कमोडिटी इंफ्लेशन की उम्मीद बहुत कम है। Commodity prices will remain stable. I'm not saying they will go down. They will remain plus minus 5-10% range, which is a very healthy scenario for corporate India. तो एक तरफ रॉ मटेरियल्स सबड्यूड बिनाइन एनवायरमेंट रहेगा, दूसरी तरफ ग्रोथ की तरफ, विकास के लिए डिमांड ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, और तीसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसी कंट्री और $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी वाली इकोनॉमीज शायद कोई नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वर्ल्ड में, वो शायद अभी एज ऑन टुडे बेसिस इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज ऑफरिंग दैट ऑप्शन। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन पे आज इंडिया ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम 25 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, हम 18.5-19 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे, विथ ए 12-13-14% निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ एंड विथ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ROE, एंड वेरी लो क्रेडिट कॉस्ट। तो ये पिक्चर परफेक्ट है, एंड आई थिंक
अभी तो पिक्चर मुझे लग रहा है कि बिगिनिंग हुआ है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन जर्नी बाकी है। एंड ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये सुवर्ण काल, अमृत काल जो बोलते हैं, ये इसी को कहा जाता है। अमृत काल, ये शब्द जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कॉइन किया था, और अब वो बाजार के लिए बोला जा रहा है कि जब इतना इकोनॉमिक ग्रोथ, सुपीरियर अर्निंग्स चल रही हैं, तो मार्केट का अमृत काल क्यों नहीं होगा। लेकिन आपने एक अच्छी बात बोली, 5 साल का व्यू लिए काम करिए अगर बड़ा पैसा कमाना है। मैं जानने में उत्सुक हूँ राजेश जी कि आपने अपने पोर्टफोलियो में रिसेंट एडिशंस क्या किए हैं, क्या थीम्स, अगर आप शेयर बता सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट जो थीम्स आपने उनके रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स ऐड किए होंगे हम समझ लेंगे, लेकिन आप हमेशा बताते हैं हमें थीम्स, तो बताइए क्या नया ऐड किया है आपने अपने पोर्टफोलियो में। बहुत सारी चीजें, साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स जो है ना अजय जी, वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट रखना ही पड़ता है, चौकीदार तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी के साथ एजिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा सेक्टर रोटेशन कांस्टेंट बेसिस पे हम रिव्यू करते रहते हैं। जैसे हमारे पास स्पेशलिटी केमिकल पहले 9% ऑफ द पोर्टफोलियो था, वो हमने जीरो कर दिया। मार्च 2023 तक तो हमने जीरो कर दिया था। लास्ट 4 साल हमने बहुत अच्छा उसमें वेल्थ क्रिएट किया, बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाया, एंड देन वी मेड इट जीरो इन मार्च 23। सो वी कॉन्स्टेंटली लुक एट द बिजनेस साइकिल्स, अलग अलग सेक्टर की बिजनेस साइकिल रिव्यू करते हैं और वो हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हैं। 3 सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है कि आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। फर्स्ट है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। तो ये सेक्टर में हमें लग रहा है कि विद इन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज अगर आप पूछे तो 2 व्हीलर इज वन सेक्टर विच वी आर प्रीफरिंग। ये सेक्टर हमने पिछले 12 साल से अवॉइड किया हुआ है और लास्ट 3-4 महीने से हम इस पे पॉजिटिव व्यू आ गए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर जहां पे हम बहुत पॉजिटिव थे लास्ट 4 साल, हमें लग रहा है कि उसका अभी शायद वी आर नियर टू दैट पीक साइकिल, तो वो रिड्यूस करके 2 व्हीलर में आना चाहिए। और ऑटो एंसिलरीज जो है, जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज है, जो डोमेस्टिकली लिंक कंपनीज है, लेकिन जिसका कंटेंट पर व्हीकल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन सेफ्टी नॉर्म्स, जिसका इंप्रूव हो रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी। दूसरा सेक्टर जो है वो है कैपिटल गुड्स। आपको पता रहेगा पिछले आई थिंक करीब 2-3 साल से हमारी बात होती रहती है, और कैपिटल गुड्स अर्ली आइडेंटिफाई हमने किया था, बहुत अच्छा वेटेज हमने लिया हुआ है। और उसके अंदर भी पावर सेक्टर रिलेटेड जो बेनिफिशियरी सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर है, जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें एचवीडीसी प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है, पावर ट्रांसफॉर्मर की बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है, डेटा सेंटर रिलेटेड बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है। ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कंपनीज के पास है, ऐसी कंपनी हमने हमारे पोर्टफोलियो में रखी हुई है। तीसरा सेक्टर जो है वो कंज्यूमर सेक्टर है। अभी पिछले 3 साल से कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा इंपैक्टेड सेक्टर रहा था, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में और तेजी से रिवाइवल आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में काफी अच्छा सा इंक्रीज किया हुआ है। तो इट इज ए वेरी गुड थिंग फॉर द रूरल इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी तो अच्छी कर ही रही है, तो ये रूरल प्लस अर्बन दोनों में रिवाइवल शायद अभी अगले 3-4 क्वार्टर में हमें दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि ये कंज्यूमर सेक्टर, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो, सिलेक्टिव एफएमसीजी हो, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड सेक्टर हो, प्लाईवुड, टाइल्स, वायर एंड केबल, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, वो एक तीसरा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। तो ये 3 सेक्टर है, और ऑफ कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस तो है ही, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो हमारे जो मल्टी कैप हमारे पोर्टफोलियो है, उसमें करीब 27 से 28% भी हमारा बैंकिंग पोर्टफोलियो हमने इंक्रीज करके किया हुआ है। जो पहले 23-24% हुआ करता था, वो हम 27-28% पर ले गए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफ कोर्स लुक्स वेरी गुड, एंड आई थिंक एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। सो आई थॉट ज्यादा उस पर डिस्कस करके, सबको पता है ही कि बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ही है और क्रेडिट कॉस्ट भी काफी नीचे पे है। तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द सेक्टर। राइट, मॉर्निंग राजेश, 3 सेक्टर्स आपने हाईलाइट किए। चलिए, पावर एंसिलरी, पावर, ऑटो एंसिलरी, और तीसरा आपने एक और स्पेस बताया, कंजम्पशन स्पेस बताया, करेक्ट राजेश। लेकिन आईटी को इस वक्त कैसे प्लेस करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में भी बड़ा चंक है, साइजेबल है मिड कैप आईटी में, और आज जिस तरह से एम्फोसिस की कमेंट्स भी आए हैं, उन्हें भी लगता है कि आगे आने वाले समय में जितने भी हेडविंड्स थे वो बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आईटी पर स्पेशली, और मिड कैप आईटी चले हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, लेकिन अब फर्दर आगे कन्विक्शन कैसी बन रही है आईटी स्टॉक्स पे?
देखो आईटी सेक्टर पे हमारा पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। हम एक्चुअली अंडरवेट है आईटी सेक्टर में, लेकिन ये अंडरवेट हमने लास्ट करीब 18-20 महीने से हम लोग अंडरवेट है। अभी धीरे धीरे हम लोग सेक्टर में बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, और वो हिसाब से हम हमारा सेक्टर का एक्सपोजर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में तो अभी भी प्रॉब्लम है ही। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में तो अभी भी प्रॉब्लम है, बट क्या ये कितना डिस्काउंटेड है, हाउ मच प्राइसिंग इज डिस्काउंटिंग, दैट्स बेसिकली व्हाट वी नीड टू लुक एट इट। तो इसमें बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, देन ओनली वी विल एबल टू मेक साइजेबल मनी इफ यू हैव ए सिलेक्टिव अप्रोच। राजेश, मैं दो हिस्सों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक पावर एंसिलरी है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी। एक है आपके वायर्स एंड केबल कंपनीज, उसमें कंज्यूमर टाइप के भी हैं, पॉलीकैब्स ऑफ द वर्ल्ड, आरआर केबल्स, या नीचे आप आ जाइए तो इंडस्ट्रियल B2B वाले अपार्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल केबल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्पेस को कैसे देखते हैं? और दूसरा पाइप कंपनीज, जो बड़े पाइप्स हैं, मेटल पाइप्स, उनको एनर्जी से भी फायदा आ रहा है, पानी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इंडिया ही नहीं ग्लोबली। तो ये पाइप और वायर एंड केबल, इसमें आपके पास क्या कुछ है? वायर एंड केबल कंपनीज वी आर होल्डिंग, आई थिंक आपने जो नाम कहा पॉलीकैब, वी आर होल्डिंग इन आवर पोर्टफोलियो, काइंडली प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, एंड वी आर होल्डिंग फ्रॉम आईपीओ टाइम। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से हमने ली हुई है, और आज भी हमारे पास पॉलीकैब है। एंड इनफैक्ट हमने हमारे पूरे वायर एंड केबल में वी हैव 3 कंपनीज नाउ विद इन वायर एंड केबल्स, सो ऑल द 3 कंपनीज वी आर वेरी पॉजिटिव। पॉलीकैब ऑफ कोर्स 4-5-6 गुना शायद हो गया फ्रॉम अवर परचेज प्राइस, बहुत ही अच्छा रहा। एंड सेम थिंग फॉर पाइप। पाइप इज अगेन वन सेक्टर विच वी लाइक बोथ। जो आपने कहा कि पाइप में अलग अलग सेगमेंट होती है, एक होता है पीवीसी पाइप जो B2C प्ले होता है, उसमें हमारे पास अच्छा सा एक्सपोजर है, और दूसरा पाइप है जो बेसिकली एल्सो, एचसो, ERW, ये सब जो पाइप है जहां पे ग्लोबली बहुत सारी डिमांड इंक्रीमेंटली आने का चांसेस है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट रीजन में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वाटर पाइपलाइन बहुत बड़ी लग सकती है, पर्टिकुलरली इनटू द मिडिल ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड। यूएस का रिबिल्ड तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें कभी कितना लगेगा, फिंगर्स आर क्रॉस, बिकॉज थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में काफी डिमांड है। और ऑफ कोर्स इंडिया में भी कैपेक्स की रिवाइवल के हिसाब से एल्सो, एचसो एज वेल एज ERW, तीनों में बेसिकली यूटिलाइजेशंस आर इंप्रूविंग। सो वी आर पॉजिटिव ऑन पाइप सेक्टर, बी B2C or whether it is B2B, and that's a segment which I think will continue to deliver decent numbers over next 1 to 2 years. राजेश, हालांकि आपने पावर स्पेस का जिक्र किया, लेकिन हम आपके टॉप होल्डिंग्स में देख रहे हैं PSU सेक्टर से एक्सपोजर बहुत कम है, उसकी कोई खास वजह, और क्या अब आप एक व्यू बना रहे हैं उस पर? PSUs भी okay, so PSU sectors में what we do is that we don't take very large weightage to one particular company. So what we do is that we diversify within that few companies, 2, 3, 4 companies, and we have probably 1.5-2% each. तो combined अगर आप PSU देख लेंगे तो we would have very good exposure. लेकिन अगर आप top 20 होल्डिंग देखेंगे तो शायद वो top 20 में नहीं रहेगा, वो top 20 के नीचे में रहेगा, लेकिन कंबाइन करेंगे। So we are holding good defense companies within PSUs, and that has been we are holding for quite some time, and it has been reasonably rewarding. So हमारे लिए कोई वो फर्क नहीं है प्राइवेट हो या PSU, कंपनीज होती है, दे हैव टू क्रिएट द शेयर होल्डर वैल्यू। अगर वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करती है तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल हो, हमारे लिए वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कंपनी शुड मेक मनी फॉर शेयर होल्डर्स, एंड इट शुड गिव गुड रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर वो है तो इट विल मेक मनी फॉर अस। एक और राजेश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक स्पेस के बारे में जिसमें लिस्टेड में एक ही कंपनी है अवेलेबल, वो है हाइजीनिक पानी, क्योंकि पानी का इशू हमें देश भर में बहुत ज़बरदस्त इशू है। और पहले जो वाटर प्यूरिफायर जो सेगमेंट था वो सिर्फ बड़े शहरों में भी सेलेक्ट घरों में होता था, अब वो एक हाउस होल्ड नेम बनता चला जा रहा है। लोग साफ शुद्ध पानी पीना चाहते हैं और कुछ कंपनीज उसके अंदर काम कर रही हैं काफ़ी बड़ा। प्रतीक पोटा जी भी जो जुबिलेंट से शिफ्ट करके एक कंपनी में गए हैं हाल ही। ये स्पेस इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी देश में बढ़ रही है, स्पेशली टियर 2, टियर 3, टियर 4, उसके ऊपर भी राइड करती है। आपको ये स्पेस क्या FMEG जैसी बनती दिखाई देती है? पहले एक घर में एक एसी होता था, उसके बाद देखिए क्या हुआ, किचन हमारे पूरे अपग्रेड हो गए पूरे देश के। क्या आपको लगता है वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट में भी ऐसा कुछ हो सकता है आगे आने वाले सालों में?
हाँ अजय जी, बेसिकली इट इज अवर टॉप होल्डिंग, वी आर होल्डिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम द नेम जो आप बता रहे हो, तो यस दैट्स व्हाई वी आर होल्डिंग द कंपनी। एंड सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज इसमें यह है अजय जी, जो बहुत ही कम कंज्यूमर सेगमेंट में होती है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद सपोज आपका प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और आपका सर्विस रेवेन्यू 22-25,000 30,000 का है, सो 2 to 3 टाइम्स सर्विस रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये दूसरे कोई प्रोडक्ट में नहीं। आप कोई भी एफएमसीजी कैटेगरी ले लीजिए, आप कोई भी एफएमईजी कैटेगरी ले लीजिए, अगर आपने एयर कंडीशन 40,000 में सपोज आपने एसी खरीदा है, क्या आप 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की सर्विस रेवेन्यू वो कंपनी को देते हैं? शायद नहीं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हो, जो कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, यूरेका फॉर्ब्स विच इज अवर वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग इन अवर ट्रिपल ए बर्निंग बीस्ट, यहाँ पे वाटर प्योरीफायर प्रोडक्ट रेवेन्यू तो है ही, लेकिन साथ में सर्विस रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 2 to 3 टाइम्स है, और इसके अंदर मार्जिन आपके बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ ए कैटेगरी है, बहुत ही हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, और कंपटीशन इसके अंदर कोरियन कंपटीशन नहीं है। सब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी अगर आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल में, चाहे आप टीवी पकड़ लो, वॉशिंग मशीन पकड़ लो, रेफ्रिजरेटर पकड़ लो, सब जगह आपको एलजी और सैमसंग नजर आएंगे। बहुत बड़े महारथी लोग हैं, और कॉम्पीट करना बहुत भारी हो जाता है इंडियन प्लेयर्स से। आप देख रहे हो एसी इंडस्ट्री की मार्जिन्स की बहुत ही खराब हालत हो चुकी है पिछले 2 साल से, लेकिन ये एक कैटेगरी है जहां पे कोरियन प्लेयर्स आर नॉट देयर। Very, very, very important point. So competition is very, very limited, and at the same time, the penetration is very, very low. Low penetration, low competition, and very high service revenue as an opportunity. Means ये जो combination जो है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे ये 3 कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अभी एग्जीक्यूशन, कि अभी जो नई मैनेजमेंट है कैसे अपना पेनिट्रेशन बढ़ाते हैं, क्या वो 18-20% ग्रोथ लेके आ सकते हैं। इट इज ए टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, and we need to look at the execution from this management, but that's what we are betting it on, and we think this company should deliver reasonable returns to the investors. राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक जाने से पहले Disclaimer एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने स्टॉक्स के बारे में बातचीत की है राजेश के साथ, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए थी। ये जो भी स्टॉक्स के बारे में बातचीत की है उसको आप बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आप चलिए